नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। दंगों के बाद दिल्ली उस दर्द से धीरे धीरे उभर रही है। हालात सामान्य हो रहे हैं, बाजार भी खुलने लगे, लेकिन दंगों की वो तस्वीर अभी भी लोगों के दिलों को कचोट रही है। जिन इलाकों में दंगे हुए, वहां के लोगों की आंखों में अभी भी दहशत साफ नजर आती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से दिल्ली को जलते हुए देखा है। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां ठीक एक सप्ताह पहले पहला पत्थर फेंका गया और वहीं से हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब से ठीक 7 दिन पहले नागरिकता कानून के खिलाफ जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे महिलाओं का धरना शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और दोनों गुट आमने सामने आ गए। यहां से उठी हिंसा की चिंगारी ने दिल्ली के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। आज वहीं से हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने हालात का जायजा लिया है। इंडिया न्यूज आपको बताएगा एक एक सच कि आखिर जिस समय दंगे हो रहे थे उस समय क्या कुछ हो रहा था। हम उस जगह पे खड़े हैं, पहली जगह जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की, जहां पर 22 तारीख को इसी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम औरतें बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी नो सीए नो एनआरसी का। जिस हाल से विरोध चल रहा था, रास्ता पूरा जाम हो चुका था। ये जो वाकया है 22 तारीख का है। हमारे साथ यहाँ पर अमन चैन कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। बाबा, जिस हाल से बात करें हम, ये महिलाएं कब बैठी थी? ये 22 तारीख की शाम को बैठी थी 9 बजे और 25 तारीख की शाम को यहाँ से उठ के चली गई थी। 22 तारीख को बैठी, 23 तारीख रविवार को छुटपुट वारदातें शुरू हो गई थी। हाँ, यहाँ वारदातें मौजपुर में, चांदबाग में और भजनपुरा में और गोकलपुरी में यहाँ छुटपुट वारदातें चालू हो गई थी। सोमवार मंगलवार को फिर ये विकराल रूप ले लिया। बहुत ज्यादा ले लिया था और ऐसा बहुत दुख की बात है कि पेट्रोल पंप में आग लगा दिया, किसी का बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया। तो ऐसे लोगों से अपील है कि ऐसा ना करें कभी भी आने वाले से। ये जो रास्ता है जाफराबाद मेट्रो स्टेशन सीधे सीधे कहाँ तक निकलता है? ये यहाँ से मौजपुर निकलता है, कबीर नगर निकलता है, गोकलपुरी निकलता है, भजनपुरा, चांदबाग और ये सीधा वजीराबाद चला जाता है। यानी हम कहें तो साफ तौर पर है, शुरुआत की जड़ हम कहें यहीं से थी, रास्ता यहाँ से रुका गया। कहीं ये कोई साजिश नहीं, इसकी भी तहकीकात पुलिस करेगी। लेकिन आपको हम एक एक पल की बताएंगे खबर और दिखाएंगे एक एक हाल कि आखिर शुरुआत कहां और कब से हुई। फिलहाल जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर जब महिलाएं बैठी थी 22 तारीख को रात में और 23 तारीख से इसी रूट के आगे यानी 500 मीटर की दूरी पर ही तमाम तरह से वारदातें होना शुरू हो गया। जो मौजपुर का इलाका था, चांदबाग का, ये तमाम इलाके इसी रूट पर आगे पड़ते हैं। दंगों के दौरान एक शख्स की तस्वीर मीडिया में छाई रही और वो है मौजपुर का बंदूकबाज, जहां उसने गोली चलाई थी। आज वहां के हालात कैसे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं मौजपुर के उसी स्पॉट्स पर जहां पर 23 तारीख को दंगे छोटे मोटे शुरू हुए थे। ये वजह साफ है, जाफराबाद की मेट्रो स्टेशन के नीचे अगर सीएनआरसी का विरोध करते हुए महिलाएं नहीं बैठी होती तो शायद इस तरह से दंगा नहीं कर रहे होते। आखिर क्या ये तैयारियां हो रही थी या तैयारियां करवाई जा रही थी? तमाम सख्ती सुइयां वहां पे जाकर टिक जाती हैं कि आखिर मेट्रो के नीचे बैठकर दंगाइयों को क्या समय दिया जा रहा था दंगा भड़काने के लिए या तैयारी करने के लिए। तमाम लोग यहाँ पर, इनसे पूछ लेते हैं कि सर, जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे जो औरतें महिलाएं बैठी हुई थी, मुस्लिम महिलाएं जो विरोध कर रही थी, अगर वो रोड खाली होता तो रविवार यानी 22 तारीख की रात में 9 बजे बैठी तो 23 तारीख को जो घटनाक्रम हो रहा था दंगाइयों द्वारा, क्या वो होता? नहीं, वो नहीं होता सर, नहीं होता। अगर वो नहीं बैठी होती नहीं होता। यहाँ पे शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत 24 तारीख से हुई थी, है ना? 23 तारीख का रविवार जो है। हाँ, रविवार से हुई थी। रविवार 23 तारीख से शाम को शाम से 1:30 बजे हुआ। 1:30 बजे के आसपास रविवार से। ये छोटी मोटी वारदात थी, रविवार मोटी वारदात थी, फिर वो बढ़ती चली गई।
वो बढ़ते बढ़ते फिर आगे चली गई तो मंगल में बैंक आग की तरह फैल गई, आग की तरह फैल गई। ऐसा तो सारा भाईचारा है, पर कुछ लोग ऐसे थे भाईचारे मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू में कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो है ना लोग यहाँ बीच में जो बैठ गए थे इस वजह से सबको दिक्कत होने लग गई, फिर पब्लिक जुड़ने लग गई, बच्चे नहीं जा पा रहे थे, बहुत सारे रोड को ब्लॉक कर दिया, इस वजह से सबने कार्रवाई करी। सीलमपुर में रोड ब्लॉक नहीं करना था उनको, जो है सीलमपुर में 2 महीने से बैठे हुए, 2 महीने से कोई दिक्कत नहीं थी, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। ऐसा नहीं मेट्रो के नीचे बैठकर कुछ आगाज तैयारियों के लिए आगाज दिया जाता है, ये पता नहीं, हमें तो ये लगता प्रोटेस्ट कर रहे थे। चलिए भाईचारे बात है, लेकिन जो शुरुआत हुई 22 तारीख की रात 9 बजे से महिलाएं बैठकर मेट्रो स्टेशन के नीचे से जाफराबाद से प्रोटेस्ट कर रही थी। 23 तारीख से 1:30 बजे दंगाइयों ने छुटपुट वारदात यहीं से करना शुरू किया और मौत जो थी वो करीबन तेजी से इकट्ठा होकर 24 तारीख के वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी दंगाइयों के बीच से शाहरुख नाम का जो शख्स है, जो कि गोंडा विधानसभा का उस्मानपुर का रहने वाला शख्स है, वो इसी दंगाइयों के बीच से, और आपको दिखाएंगे यही वो गली है जहां पे दंगाई पूरी तरह से खड़े थे और इन्हीं भीड़ से कहीं न कहीं शाहरुख तेजी से निकलता हुआ पिस्टल लेकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए वो आपको हम दिखाएंगे वो स्पॉट्स, यहाँ पर तेजी से भागता हुआ इस जगह पर अपोजिट दिशा में खड़े राइटर्स के साथ, यानी जो तमाम उसके विरोधी दल थे, उन पर फायरिंग करता दिखा। फायरिंग करने के बाद से वो तेजी से फिर से आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए ये जो पिलर आप देख रहे हैं, ये 210 और 211 के बीच का ये जो नजारा है, हम आपको दिखाएंगे मेट्रो के एक एक पोर्शन का हाल कि कैसे शाहरुख इसी घटनाक्रम में दंगाइयों का साथ दे रहा था और दंगा में शामिल था। ये वही जगह है जहां पर दीपक दहिया के सीने पर पिस्टल तानकर शाहरुख खड़ा हो गया और दावत दे रहा था कि हम किसी से कम नहीं। ये हौसला बुलंद था शाहरुख का। ये पूरा घटनाक्रम यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक पूरे चौक पर 24 तारीख को लबरेज हुआ था। हर तरफ दंगाई रोड पर थी। कुछ दुकानदार भी यहाँ पे खड़े हैं। भाई साहब, हादसा जो हुआ कितना दर्दनाक? बहुत दर्दनाक था जी, देखा नहीं जा रहा था, बिल्कुल आमने सामने से पत्थरबाजी हो रही थी। ये रविवार को ज्यादा थी या सोमवार को ज्यादा हुआ जब शाहरुख पिस्टल लेके दौड़ा 23 तारीख में या 24 तारीख में? उस वक्त तो हम बचाव के लिए अपने घर में चले गए थे जी, हम रोड पे नहीं थे। रोड पे नहीं थे? डर था? डर इतना था जी, पता नहीं लग रहा था। कितनी की संख्या थी मौत की? भीड़ की, दंगाइयों की संख्या? भीड़ में हजारों की तादाद में थे, हजारों की तादाद में थे दोनों तरफ से। हथियार भी था उनके साथ? भाई इतना नहीं पता जी, लेकिन पत्थरबाजी बहुत हो रही थी। कोई बम भी, पेट्रोल बम वगैरह भी बना रखे थे, आग लगा रहे थे कहीं? इतना नहीं पता जी, हम तो अपना ज्यादातर घर में ही थे। अच्छा, डर कब आपने बंद कर दी थी दुकान? हमने तो जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था ना मौजपुर चौक पे, हमने जब ही बंद कर दी थी। रविवार के दिन? जी, रविवार के दिन ही बंद कर दी थी। तो रविवार दोपहर में ही आपने बंद कर दिया? रविवार दोपहर में बंद कर दी थी। तो ये डर, खौफ तमाम दुकानदारों में था, यहाँ लोकल लोगों में था, जिसकी वजह से वो दुकान बंद कर चले गए थे। डर था जान माल का और अपनी आन का, कहीं नुकसान ना हो सके, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए लोग रविवार को दुकान बंद करके चले गए। लेकिन जो भीड़ थी, वो भीड़ का सैलाब यहाँ से वहां चौराहे तक पूरा भरा हुआ था और दंगाई तांडव करते नजर आ रहे थे। अजीत श्रीवास्तव की आपने रिपोर्ट देखी, क्या हाल था उस दिन, किस तरीके से पुलिस को भी पीछे हटने पर मजबूर किया। इन दंगाइयों ने खुलेआम पिस्टल लहराई और हालात यहां तक बुरे हो गए कि एक सिपाही तक को घेर लिया गया। और अब आपको उस बहादुर कांस्टेबल दीपक दहिया से मिलवा लेते हैं, जो महज एक डंडे के साथ उस बंदूकबाज शाहरुख के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया था। हमारे सामने आई, लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई। वो थी ऐसी तस्वीर जिसमें एक शख्स बंदूक लिए खड़ा है और उसके सामने दिल्ली पुलिस का एक जवान डंडा लिए खड़ा है, यानी कि बंदूक का निशाना सीधा दिल्ली पुलिस के उस जवान पर था। आज वही जवान हमारे साथ मौजूद है। दीपक दहिया जी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग में आजकल यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या हालात थे जब आपके सामने वो शख्स बंदूक लेकर के खड़ा था जिसका नाम शाहरुख था और आपके हाथ में सिर्फ एक डंडा था? मुझे थोड़ा सा वो सिचुएशन के बारे में बताएं पहले।
जैसे शूटिंग की आवाज़ आई सर, मैं दूसरे रोड से समझा रहा था दूसरे रोड पर लोगों को, तो शूटिंग की आवाज़ आते ही मैं इस साइड आया और मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है फायर करते हुए, तो मैं और पब्लिक को गोलियां लग सकती हैं, तो मैं बीच में आके और उसका दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ लेने के लिए कि ताकि किसी की तरफ फायर ना कर दे, बिल्कुल एम लेकर फिर मैंने उससे रोका, उसको आवाज़ लगाई कि आप ऐसा ना करें, आपको फिर बाद में हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से मैंने उसे काफ़ी बोला, तो उसमें थोड़ा मिल गई सर काम। और दीपक दहिया ही नहीं, एसीपी अर्जुन कुमार भी हिंसा के दौरान डटे हुए थे। अब उनकी जुबानी सुनिए इस हिंसा की पूरी कहानी। ये 24 तारीख की घटना है। 23 तारीख को जो वजीराबाद रोड थी वो प्रोटेस्टर्स ने जाम कर दी थी, उसका एक कैरिज वे बंद था। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वजीराबाद रोड चालू रहनी चाहिए, लोग अपना जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट्स है वहां पे अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें। जो वजीराबाद रोड है वो एक तरह से लिंक रोड है जो सिग्नेचर ब्रिज को आगे भोपुरा बॉर्डर से और गाजियाबाद से जोड़ता है, तो वहां पर यातायात आवागमन के लिए उसका फंक्शनल होना बहुत जरूरी था। तो हमारे पास मेरी डीसीपी सर की और बाकी जो भी स्टाफ था, उसके अलावा जो दो हमारे पास कंपनी थी उस पॉइंट के लिए, वो उस वक्त वहां पर मौजूद थी और धीरे धीरे वहां पर भीड़ एकत्रित होने लगी जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों ही शामिल थे। शायद उनके माइंड में ये था कि चूंकि एक दिन पहले भी उन्होंने कैरिज वे ब्लॉक किया था तो आज भी करेंगे, मगर सारा ही स्टाफ, मैं और डीसीपी शाहदरा सर सब उनसे आराम से शांतिपूर्वक बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे कि भाई आप जो भी अपना प्रोटेस्ट है आप यहाँ सर्विस रोड तक आप अपने आप को कन्फाइन रखिए, मेन रोड पर नहीं आइए। उसमें जो बाद में कई चीजें पता चली कि र्यूमर मॉन्गरिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी कि पुलिस ने फायरिंग कर दी है जिसमें महिलाएं और बच्चे मरे हैं, इस तरीके की बात मुझे उस वक्त नहीं बाद में पता चली थी। शायद उस वजह से बहुत तेजी से जो क्राउड का बिल्डअप स्टार्ट हो गया। सर्विस रोड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और वहां पर जो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो अवेलेबल था, खासकर पत्थर। दिल्ली के घोंडा के लोगों का कहना है कि खौफ का मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने है, जो दिलों में दहशत भर रहा है। सुनिए। घोंडा विधानसभा में जिस मोहल्ले में ये पूरी वारदात हुई, सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, वो तमाम पीड़ित हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या क्या इनके साथ हुआ इन्हीं से पूछ लेते हैं, इन्हीं की जवानी। आपका नाम क्या है? राहुल, क्या हुआ है आपके साथ और क्यों हुआ? तो मुझे इतना नहीं पता था कि यहाँ पर दंगे के आसार है। मैं शादी के कार्ड बांटते हुए आ रहा था जिसमें भी मुझे कल्याण पे घेर लिया गया। वहां से जैसे भी मैं बचाव करते हुए वहां से निकल ही आया। देखा तो मेरे पीछे पीछे आए, मुझे नहीं पता था। कितने लोग थे? मेरे हिसाब से होंगे 400-500 समथिंग। 500 लोग इकट्ठे पूरी आपको घेरने आ गए पूरे। तो क्या कुछ आपके साथ क्या हादसा हुआ? मेरे बस बैकग्राउंड मतलब बैक साइड में 2 गोली लगी हुई है। दिखाएंगे क्या गोली कहाँ पे है? तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप देखेंगे ये बैक साइड में पूरा ये गोली के यहाँ पर अभी भी क्या गोली निकल चुकी है या अभी भी अंदर है? अभी गोली नहीं निकली, अभी अंदर ही है। गोली अंदर ही है। आप क्या नाम है? मेरे बड़े भाई शादी के कार्ड बांट कर, मेरा नाम विकास है। तो इनकी वजह से मुझे पता लगा गोली लग गई है, तो मैं जैसे ही मैं उतरा इनको बचाने के लिए तो मेरे ऊपर एक पत्थराव हो गया। वो शिव मंदिर तोड़ने आए थे तो इनकी गोली लगी। इनको आपके घर से मैं देख रहा हूँ 4 मिनट दूरी तो है शिव मंदिर। हाँ, बराबर में हमारे। ये लोग कौन थे, आप पहचानते हो? पहचानते तो नहीं है। हाँ, इस साइड के थे, उनकी साइड के साथ। आप अपने भाई को बचाने गए थे। हम दोनों तो घर पर आराम से खाना खाने के बाद सो रहे थे, लेट रहे थे। हमें हल्ला हुआ कि भाई की गोली लग गई है, तो तब हम लोग गए थे। आपके हाथ में निशान? मेरे हाथ में हाथ लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप तो खुद से सर उठने पड़ चुका, सिलिंग भी है यहाँ पर भाई। और क्या आपका नाम क्या? राजेश तोमर। राजेश भाई, आपको भी देखे नाक में चोट लगी है, क्या हुआ था? आपको भी बचाने जब हल्ला हुआ तो कब गए? हल्ला हुआ कि भाई राहुल की गोली लग गई है, मैं इसको बचाने के लिए गया। हाथ जोड़ कर भाई आप में झगड़ा मत करो। उन्होंने अपनी एकदम पथराव और बेटे के गोली मार दी थी और हम इसको बचाने के लिए गए तो हम पे भी पथराव। अभी क्या प्रोटेस्ट पड़ चुका, सिलिंग भी है यहाँ पर भाई। और क्या आपका नाम क्या? राजेश तोमर। राजेश भाई, आपको भी देखे नाक में चोट लगी है, क्या हुआ था? आपको भी बचाने जब हल्ला हुआ तो कब गए? हल्ला हुआ कि भाई राहुल की गोली लग गई है, मैं इसको बचाने के लिए गया। हाथ जोड़ कर भाई आप में झगड़ा मत करो। उन्होंने अपनी एकदम पथराव
और बेटे के गोली मार दी थी और हम इसको बचाने के लिए गए तो हम पे भी पथराव। मतलब अभी ज्यादा इतना है कि फायरिंग इतनी हुई है कि शायद हम गिनती ना कर पाए। चलिए, फायरिंग इतनी हुई कि गिनती नहीं कर पाई। ये लोग हैं जो परेशान हैं, अब इलाज करा रहे हैं, गोली जो अभी अंदर है। अब ऐसे में जो बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार कौन, ये सभी अब तहकीकात का वक्त हो चला है। FIR दर्ज हो चुके हैं। अब तमाम जब तहकीकात शुरू होगी तमाम लोग सामने आएंगे कि आखिर इस पूरे दंगाइयों में दंगा करने वाले लोग कौन और कहां के। और घोड़ा के बाद अब आपको भजनपुरा लिए चलते हैं। वहां किस तरह से दंगाइयों ने आतंक मचाया, वहां के लोगों ने क्या देखा, आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। ये झगड़ा अभी और होगा, अभी डर है, डर है। 3-4 दिन से तो शांति है। 24 तारीख को हुआ दोपहर के बाद में, फिर पथराव हुआ है, पुलिस आई है, पुलिस पे पथराव हुआ है, आगजनी हुई है। पर 2 दिन से जो शांत है। असर काफी पड़ा, परिवार पर भी असर पड़ा, हम पे भी असर पड़ा, दुकानों पे भी असर पड़ा, सब पे असर पड़ा। असर सब पे पड़ा हुआ है, क्या अकेले मेरे ऊपर थोड़ी ना पड़ा हुआ है। 4-5 दिन से बैठे हुए हैं तो असर सब पे पड़ा है। दुकानें बंद हैं, 5-6 दिन से दुकान बंद हैं। उसके बाद मतलब कि किसी का कोई साधन नहीं मिल रहा है सर। मेरे पास गैस चूल्हा सब खत्म हुआ, गैस वाली खत्म हो गया। 3 दिन से मतलब कि ऐसे पानी पर गुजारा कर रहा हूँ सर। कमल शर्मा से मिलवा रहा हूँ मैं आपको। देवदूत की तरह थे जब पूरे इलाके को जलाया जा रहा था। इनका खुद का रेस्टोरेंट है पीछे, जिसे आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन ये अपने रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ मौजूद लोगों को बचाने में लगे हुए थे ताकि उनकी जान बच पाए। क्या हालात थे, किन किन लोगों को आपने बचाया? सर, यहाँ पे करीब 1,500 से 2,000 लोग सामने जो प्रोटेस्टर थे वो लोग अचानक से आए उधर से, पत्थरबाजी करते हुए, हाथ में पेट्रोल बम थे उन लोगों के। हमें जब दिखाई दिया कि वो लोग आ रहे हैं, हमने अपना शटर वगैरह डाउन किया ताकि वो लोग अंदर ना घुस सके। जो हमारे यहाँ पे गेस्ट बैठे थे, हम लोगों ने उनको पीछे वाले रास्ते से निकाला, जो हमारे वर्कर थे उनको पीछे से निकाला है। आगे से उन्होंने पेट्रोल बम फेंकना शुरू करा, हम लोग भी पीछे की तरफ से निकले कि आगे जाना बेकार है क्योंकि इतने सारे लोग थे। तो 40 से 50 पुलिस वाले थे जिनको काफी ज्यादा चोटें आ चुकी थी, उनके पैरों में पत्थर लगे हुए थे, किसी का पैंट जल गई थी क्योंकि पेट्रोल बम फेंके गए। कुछ पुलिस वालों को हमने कंधे पर उठा के पीछे की साइड लेके गए हैं, पीछे गली में ले जाकर उनको। वो पुलिस वाले थे जिन्हें चोट लगी, जिन्हें आप बचा के दूसरी तरफ लेके चले? हाँ, क्योंकि पुलिस वाले तितर बितर हो चुके थे, कुछ उस गली में भाग गए, कुछ इधर चले गए। जो 2-4 पुलिस वाले उधर फंस गए थे, उनके ऊपर पूरी तरह से पथराव किया जा रहा था। तो हमने पीछे वाले गेट को ओपन किया। पत्थर, हमारे जो वर्कर थे उनको भी काफी सारे पत्थर लगे। उन लोगों ने फिर उसको पुलिस वालों को अंदर निकाल के फिर फटाफट लोग किया। बच्चे कहाँ फंसे हुए थे? ये हमारे रेस्टोरेंट, जो दूसरा वाला रेस्टोरेंट है उसके ऊपर इंस्टीट्यूट है, JTC इंस्टीट्यूट है, उसमें 40 से करीब 50 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे। उन लोगों को वो कम से कम 4 घंटे से अंदर थे, हम लोगों को भी नहीं पता था। शाम होते होते फिर वहाँ पे कुछ बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो हमें पता चला अंदर बच्चे हैं। हम लोगों ने जीना लगा के वहाँ से जीना, पीछे से जीना लगा, उस बिल्डिंग को भी आग के हवाले कर दिया। हाँ, उसके सामने। सोचिए ये लोग किस कदर आमादा थे लोगों को हिंसा में घसीटने के लिए, लोगों को निशाना बनाने के लिए, कि जिस बिल्डिंग में 40 से 50 बच्चे मौजूद थे उस बिल्डिंग को भी आग के हवाले कर दिया। वो तो शुक्र हो कमल शर्मा जैसे लोगों का जिन्होंने उन बच्चों को बाहर निकाला। कि अंदर बच्चों के अलावा कुछ और लोग भी थे? बच्चों के अलावा कुछ टीचर्स भी थे, जिनको जो उनके जो ओनर थे, जो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट के जो ओनर थे, वो ऊपर से बच्चों को हमें पकड़ा रहे थे। हम उन बच्चों को पकड़ के नीचे, फिर कुछ पुलिस वाले आए, हम लोग उनको पकड़ा रहे थे। निगम पार्षद भी थे हमारे, वो भी हमारे लोग थे जो इस मदद में आपका सहयोग कर रहे थे। क्या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें से भी कुछ लोग ऐसे आए जो मदद के लिए थे या नहीं? नहीं, वो प्रोटेस्टरों ने तो आग लगाई थी वहाँ पे। जो प्रोटेस्टर आए थे उन्होंने आग लगाई। इलाके के लोग आए मदद के लिए? यहाँ के इलाके के लोग जो फ्रंट साइड के थे वो लोग खुद इतना घबरा चुके थे कि पीछे की रोड से निकल के जा रहे थे क्योंकि आग लगाई जा रही थी, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। जो पीछे के साइड के कुछ लोग हैं, 40 से 50 लड़के, उनके जो जवान लोग थे वो लोग आए निकल के। उन लोगों ने आके बैरिकेडिंग वगैरह को पकड़ के रखा कि ताकि वो कहीं अंदर ना जाए। उनको भी काफी लोगों को सर में चोट लगी है, पत्थर लगे हैं, पैरों में लगे हैं। हम लोग जब आए हैं वहाँ पे, जब मैं बता रहा हूँ बच्चों को निकाल रहे थे, तो जो उनके ओनर है वो उनको निकाल रहे थे। निकालते लास्ट में जब सब बच्चे निकल गए वो बेहोश हो चुके थे। तो फिर जो हमारे निगम पार्षद थे, हम लोगों ने उनको पकड़ाया, निगम पार्षद ने उनको कंधे पे डाला, वो लोग उसको पीछे लेके गए, पीछे की तरफ लेके गए। इस तरह के हालात थे यहाँ पे कि हमें लग रहा था कि पता नहीं हम पाकिस्तान में तो नहीं आगे रह रहे। कितने लोगों की जान बचाई होगी उस दिन आपको? उस दिन सर 40 से 50 बच्चे वहाँ पे थे। उसके अलावा जो हमारे लैंडलॉर्ड है यहाँ पे, उनके बच्चे थे, वो लोग भी थे। पुलिस वाले तो सर यहाँ पे लगा लीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बट जो है जिनको चोट लगी थी, करीब 5 से 6 लोगों को मेरे को जो पता है, जो मेरे वर्कर्स और जो हम उनको उठा के लेके गए पीछे की साइड में ले जाकर, उनको पानी वानी पिलाया। उनकी हालत ये थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, इतने ज्यादा घबराए हुए थे वो लोग। सलूट है कपिल शर्मा जैसे लोगों के लिए जो दंगाइयों के बीच आम लोगों को बचाने का काम कर रहे थे।
इस समय हम ठीक गंगा विहार चौक पर मौजूद हैं। चौक पर ये जो मकान है वो पूरी तरह से आग में ध्वस्त हो चुका है। अगल बगल परिवार रहता है। हम उनसे पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मकान किसका था और ये जो पूरी बर्बादी हुई है क्या वजह थी। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू है सर। पप्पू भाई, ये मकान किसका है? ये मोमदन का है। क्या नाम है इनका? मुकीम है। मुकीम। क्या हुआ था? ये आग लग गया, पूरा तबाह हो गया? ये पथराव इनने शुरुआत कर दिए थे। कब वक्त किया था इन्होंने? सोमवार की शाम को। अच्छा, तो इन्होंने खुद कर दिया था? हाँ, खुद कर दिया था। हाँ, मैं दुकान लगा रखी थी मैंने तो आप उस समय फिर आपने क्या किया? क्या अपना बचाव करेंगे, पहले दुकान बच्चे सबको साइड वाइड में करेंगे। तो ये आग लगी उस समय आप लोग घर के अंदर थे? सुबह लगी है। हाँ। सुबह अगले दिन लगी आग। अच्छा, रात को नहीं लगी आग। तो रात में आप लोग कैसे क्या कर रहे थे, कैसे बचाव कर रहे थे? बचाव क्या, रात पूरी रात जगे हैं हम तो। पूरी रात जगे हैं, बच्चों को सेफ्टी में रखे हैं। कोई हादसा तो नहीं हुआ आपके परिवार में? नहीं, बच गए, ऊपर की दुआ से बच गए। लेकिन छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।